नमस्कार दोस्तों, पहले चरण के 71 सीटों पर वोटिंग समाप्त होते ही सभी 71 सीटों के बड़े समीकरण निकलकर सामने आए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस समीकरण के मुताबिक बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस समीकरण के मुताबिक यानी जो जनता का ओपिनियन पोल सामने आया है उसके मुताबिक महागठबंधन को पहले चरण के 71 सीटों पर बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जहाँ एक तरफ इस चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने पूरी जान लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में परिवर्तन करने को लेकर कांग्रेस आरजेडी यानी महागठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। अब 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है। अब इसको लेकर एक बड़ा ओपिनियन पोल यानी समीकरण निकलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, ये समीकरण ओपिनियन पोल क्या कहते हैं, किसको कितनी सीटें दे रहे हैं, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या सत्ता परिवर्तन होकर महागठबंधन की सरकार बन सकती है या फिर क्या दोबारा से एनडीए ही सत्ता में लौट कर आएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी आपको बता दें, बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और इस मतदान को लेकर लोगों में कोरोना का खौफ बिल्कुल भी नहीं दिखा। लोग जमकर घरों से निकले। आपको बता दें, 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 16 जिलों के 71 सीटों पर 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ था। इस चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए कुल 1066 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। अब इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बिहार में सरकार बनाने के लिए इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह भी दिखा। मतदान केंद्रों पर हर उम्र के मतदाता की लंबी लाइनें भी दिखी। सबसे ज्यादा उत्साह पहली बार मतदान कर रहे वोटरों में था। उन्होंने इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दिया और अपने मत का जोर शोर से प्रयोग किया। हालांकि जिस हिसाब से बताया गया है कि उम्मीद से अधिक मतदाता अपने घरों से बाहर निकले और अगले 5 साल उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसको लेकर उन्होंने ईवीएम का बटन दबाते हुए अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि 52 से 60% तक पहले चरण में वोटिंग हुई है। वहीं इस पहले चरण के 71 सीटों को लेकर एक ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। जी आपको बता दें, ये ओपिनियन पोल ऑनलाइन करवाया गया है। इस डिजिटल सर्वे के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें, यह सर्वे हमारे द्वारा नहीं करवाया गया है, लेकिन इस डिजिटल सर्वे के समीकरण ने काफी लोगों को चौंका दिया है। आपको बता दें, तमाम प्रकार के सर्वे कराए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के पसंद को लेकर भी लोगों से सवाल पूछे गए थे, जिसमें लगभग 62% लोगों का कहना है कि वे सरकार से खुश नहीं है और वे सरकार बदलना चाहते हैं। यानी 62% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जगह पर मुख्यमंत्री और कोई बने। जी आपको बता दें, ये जो ऑनलाइन सर्वे कराया गया है, इसमें पूछा गया था कि पहले चरण के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। आपको बता दें, इसमें 14,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। इसमें 5 सवाल पूछे गए हैं, यानी 5 ऑप्शन रखे गए थे। पहले ऑप्शन में एनडीए 50+, महागठबंधन 20- सीटें, इसमें 9% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। दूसरे में एनडीए 40+ सीट, महागठबंधन 30- सीट, इसमें 4% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। तीसरे में पूछा गया कि एनडीए 30- सीट, महागठबंधन 40+ सीट, इसमें 8% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। चौथे में पूछा गया है कि एनडीए 20-, महागठबंधन 50+ सीट, इसमें 73% लोगों ने वोटिंग की है। यानी सबसे ज्यादा जिसमें महागठबंधन को 50+ सीटें मिल रही हैं और एनडीए को 20 से भी कम सीटें मिल सकती हैं, उसमें 73% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। 73% लोगों का मानना है कि एनडीए के खाते में 20 से भी कम सीटें जा सकती हैं। वहीं महागठबंधन के खाते में कुल 71 सीटों में से 50 से भी ज्यादा सीटें जा सकती हैं। पांचवें में पूछा गया था कि कांटे की टक्कर होगी, जिसमें 7% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। मतलब 7% लोगों का मानना है कि बिहार चुनाव कांटे का नहीं है बल्कि एक तरफा है। यानी कि 73% लोग यह मान रहे हैं कि इस 71 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 50 से ज्यादा सीटें जा सकती हैं। वहीं एनडीए के खाते में 20 से भी कम सीटें जाने की संभावना बताई गई है। आपको बता दें, इसमें 14,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। हालांकि आपको बता दें, यह सर्वे ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म पे कराया गया है, जिसमें 73% लोगों का मानना है कि एनडीए को कम सीटें मिलेंगी और महागठबंधन को 50+ सीटें मिल सकती हैं। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले एबीपी सी वोटर ने भी 243 सीटों को लेकर सर्वे जारी किया था, जिसमें एबीपी सी वोटर के मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए के खाते में 135 से 159 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं महागठबंधन के खाते में
77 से 98 सीटें जाने की बात कही गई है और एलजेपी के खाते में 1 से 5 सीट, अन्य के खाते में 4 से 8 सीट जाने की बात कही गई है। हालांकि जहां एक तरफ महागठबंधन के यानी आरजेडी के रैलियों में जितनी भीड़ आ रही है उसको देखते हुए सी वोटर ने किस हिसाब से सर्वे कराया है यह समझ से परे है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें उत्तराखंड बीजेपी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ घूसखोरी मामले को लेकर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। जी आपको बता दें उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर एक पत्रकार द्वारा लगाए गए घूसखोरी के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। सीएम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। पत्रकार ने आरोप लगाए हैं कि 2016 में जब रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी थे तब उन्होंने एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर घूस ली थी और पैसे अपने रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कराए थे। जज रविंद्र मैठानी ने पत्रकार उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का भी आदेश दिया है। राज्य सरकार विशेष अवकाश याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। आपको बता दें हाई कोर्ट ने 2 पत्रकार उमेश कुमार शर्मा और शिव प्रसाद सेमवाल द्वारा दायर अलग अलग रीट याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ की गई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। पत्रकारों द्वारा की गई याचिका में इस साल जुलाई में देहरादून के नेहरू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में विभिन्न आईपीसी धाराओं के तहत मामला दर्ज की गई थी। अब इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। एफआईआर एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर और देहरादून के एक कॉलेज के प्रबंधक हरिंदर सिंह रावत ने पुलिस से संपर्क करने के बाद दर्ज की गई थी। उमेश द्वारा जून में फेसबुक पर अपलोड किए गए एक वीडियो के खिलाफ हरिंदर सिंह रावत ने पुलिस से संपर्क किया था। शिकायत के मुताबिक उमेश ने आरोप लगाया था कि हरिंदर की पत्नी सविता रावत जो एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो सीएम रावत की पत्नी के बहन है और 2016 में नोटबंदी के दौरान अमृतेश सिंह चौहान नाम के एक व्यक्ति ने विभिन्न बैंक खातों में कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे जो उनकी पत्नी के नाम पर थे। हरिंदर ने अपनी शिकायत में कहा है कि उमेश ने आरोप लगाया है कि चौहान को गौ सेवा पैनल का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए रावत को रिश्वत के रूप में पैसे दिए गए थे। हालांकि हरिंदर ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उनके परिवार का सीएम के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस घूसखोरी कांड को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें जब 71 सीटों पर मतदान डाले जा रहे थे उसी समय बिहार में राहुल गांधी ने 2 रैलियां की जिसमें वो जमकर मोदी सरकार पर बरसे। भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि अब मोदी अगर 2 करोड़ की बात करेंगे तो भीड़ भगा देगी। जी आपको बता दें बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 रैलियों को संबोधित किए। राहुल गांधी की आज अलग अलग जगहों पर 2 रैलियां थी। पहली रैली पश्चिमी चंपारण में की गई। यहाँ उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे और कहा था कि एक गन्ने का इलाका है, चीनी मिल चालू करूंगा और अगली बार आऊंगा तो यहाँ की चीनी चाय में मिलाकर आपके साथ पीऊंगा। लेकिन उन्होंने पूछा क्या चाय पी आपके साथ? राहुल गांधी ने किसी कानूनों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आम तौर पर दशहरे पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन पंजाब में इस बार प्रधानमंत्री मोदी, अडानी और अंबानी के पुतले जलाए गए। इस बार पूरे पंजाब में दशहरा पर रावण नहीं नरेंद्र मोदी, अंबानी और अडानी का पुतला जलाया गया। राहुल ने कहा कि यह बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान परेशान है। इसी दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए भी कहा कि बिहार के लोगों को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बेंगलुरु में रोजगार मिलता है लेकिन बिहार में नहीं मिलता क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की कमी है। रैली में मौजूद दीपक गुप्ता नाम के एक युवक का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने दीपक गुप्ता को नौकरी से निकाल दिया। राहुल ने दीपक से पूछा आप दिल्ली में क्या करते थे? रैली में शामिल दीपक ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में काम करता था। इस पर राहुल ने कहा कि बिहार में मेट्रो में आपको काम क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ मेट्रो ही नहीं है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग झूठ बोलते हैं, पहले 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, अब पीएम मोदी यहाँ आकर 2 करोड़ रोजगार की बात बोल दे तो शायद भीड़ उन्हें भगा देगी। राहुल का कहना है कि हम रोजगार देना जानते हैं, बाकी तमाम विकास करना जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक कमी है। राहुल का कहना है कि मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि हम झूठ बोलना नहीं जानते, इस मामले में हमारा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के दौरान पैदल चलकर बिहार लौटे मजदूर
मजदूरों को लेकर भी भाषण के दौरान बोला। इस मुद्दे को भी उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री ने कोई इंतजाम नहीं किया, मजदूरों को पैदल भगाया। मैंने मजदूरों से मुलाकात की, उस दौरान उन्होंने बताया कि हमें कुछ टाइम दे देते तो घर चले जाते। हालांकि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला, साथ ही कई आरोप भी लगाए। इसके बाद राहुल गांधी दरभंगा में भी दूसरी रैली को संबोधित किए। आपको बता दें, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के साथ मिलकर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस जहां एक तरफ 243 सीटों में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार लालू यादव के बेटे यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बनाया गया है। हालांकि कहा जाए तो बिहार का पूरा चुनाव नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव पर टिका हुआ है, यानी केंद्रित है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन का प्रमुख चेहरा है। ये दोनों ही बिहार में मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। अब बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। जी आपको बता दें, बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सीपीएम पोलित ब्यूरो ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीटों के समझौते गठबंधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब 30 और 31 अक्टूबर को सीपीएम सेंट्रल कमेटी इस पर मुहर लगा देगी। लेफ्ट के उच्च सूत्रों ने बताया है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को रोकने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस का साथ आना जरूरी है। यही वजह है कि पार्टी पोलित ब्यूरो ने दिल्ली में हुई 2 दिनों की बैठक में आखिरकार बंगाल विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। अब सीपीएम पोलित ब्यूरो के फैसले पर बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मैं सीपीएम पोलित ब्यूरो के फैसले से काफी खुश हूँ और बंगाल में ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को रोकने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस में गठबंधन होना ही चाहिए था।